चलो माइक चालू हो गया। चलिए सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग, जय हिंद। देवी देखो सारा चीज क्लियर है, साउंड वगैरह क्लियर है। हाँ, अब देखें हमारा जो बल वाला जो लेसन बचा हुआ था वो थोड़ा बचा है। आज हमारा टारगेट है कि बल वाला अध्याय पूरा क्या करना है, खत्म। एक बात और, जितने सारे नए लोग कोचिंग आए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो प्लान है वो आधे आधे घंटे या एक एक घंटे का सब्जेक्ट बदलने का नहीं है। अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है टारगेट क्लास, यानी कि हमारा यदि हमने कोई लेसन उठाया तो उसे खत्म करना हमारा टारगेट है। वो चीज खत्म हो जाएगी तो 2.5 घंटे 2 घंटे हम एक ही चीज को कवर करते हैं ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। हम अदर क्लासेस की तरह लेके नहीं चल रहे हैं कि 1 घंटा पढ़ाया सब्जेक्ट बदल दो, आधा घंटा पढ़ाया सब्जेक्ट बदल दो। और मुझे लगता है सारे लोग, आप लोग बड़ी एनर्जी के साथ आए हैं। सही है मेरा सोचना? चलिए देखे, बता दीजिए यार हम कहां आ गए थे। और समझने का बहुत बढ़िया प्रयास करिएगा, ठीक है? ये गेज दाब वगैरह तो हमने बोला था छोड़ दीजिए। हाँ, यहां से हमने छोड़ा था द्रवों में दाब। ओके, बढ़िया टारगेट। आज कम से कम 3 टॉपिक हैं, यानी 3 दिन के टॉपिक हैं जो हमें आज ही क्लास उठने के पहले खत्म करना है। ओके, याद रखिए, कई लोग जेल प्रहरी का पेपर दे के आ गए हैं, कई लोग देने जाएंगे। याद रखना सारी चीजें वही आती हैं जो आपके कोर्स में है, लेकिन अगर मार्च तक हमने कोर्स खत्म कर लिया तो एक बात तय मानिए, आपका सिलेक्शन तय है, बिल्कुल जिस तरीके से हम चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा आप लोग सहयोग करिए। एक बात और, ये ठंड, ये बादल, ये पानी, ये मौसम है, हम इन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन इनके कारण हमें नहीं रुकना है। ऐसा नहीं कि पानी गिर रहा, ठंड है, हम क्लास नहीं आएंगे, तो ये सारी चीजें नहीं। हाँ, कभी कोई इमरजेंसी आती है, कोई बीमार है या कुछ है, तो इसीलिए हमने आपको लाइव क्लास की सुविधा दे रखी है। यानी क्लास बाउंस कैसे भी नहीं करना है। आप यदि क्लास नहीं आ गए किसी कारणवश तो आप घर में अटेंड करिए। अब शुरुआत करें। अब देखिए द्रवों में दाब, अभी हमने पढ़ा था, कल हम पढ़ रहे थे दाब। क्या पढ़ रहे थे? एक निश्चित क्षेत्रफल में लगाया गया बल, याद है? अब वो बल चाहे ठोस के द्वारा लगाया गया हो, चाहे द्रव के द्वारा हो, चाहे, हाँ है ना? और हमने उसे नापा था पास्कल में, काय में? फिर हमने नापा था वायु दाब, वायु के द्वारा लगाया गया, हाँ है ना? और हमने उसे नापा था बार में, और जो मीटर बनाया था उसे कहा था बैरोमीटर। और ये 2 टॉपिक हम बिल्कुल क्लियर कर चुके थे। अब क्या आ रहा है? ओके, अब द्रवों द्वारा लगने वाला दाब। तो अब हम देखते हैं कि अगर कहीं पानी भर, किसी बर्तन में आप पानी भर दें, अब बर्तन आप घर का स्टील का कोई बर्तन कह सकते हैं? प्रकृति द्वारा यदि देखा जाए तो तालाब भी प्रकृति का एक बर्तन है, नदियां भी एक प्रकार की बर्तन है। हाँ, ये बात अलग है, वो प्रकृति की बर्तन है, हमारे एक आर्टिफिशियल बर्तन अलग है। ओके, तो कहीं पर भी अगर द्रव भरा हो, ओके, तो शांत जल जो है वो चारों तरफ हर बिंदु पर बिल्कुल समान दबाव डालता है। शांत जल का मतलब क्या है? शांत जल का मतलब है जो जल बह नहीं रहा है, जो जल वो हर बिंदु पर चारों तरफ बराबर दबाव डालता है। लेकिन यदि जल बह रहा है, जल,
तो देखें, आपको इतना याद रखना है कि प्रेशर क्या, ये हमेशा समानुपाती होता है H, D और G। एक्चुअली हमें इसे स्मॉल में लिखना चाहिए, H ये D इंटू G। हाँ या ना? हमने क्या कहा, H इंटू D इंटू, ये प्रेशर है पानी के द्वारा या किसी भी लिक्विड के द्वारा। अब ये हाइट क्या है, ये हाइट एक्चुअली पानी में कहलाती है गहराई। देखिए, अगर ये पानी भरा है तो अगर हम गणित में कहें तो अगर कोई मकान बना होता तो हम यहां से ऊंचाई कहते हैं, लेकिन अगर पानी नापा जाए तो हम ऊपर रहते हैं, तो पानी को क्या कहते हैं, गहराई। तो चाहे पानी की ऊंचाई कह लो, चाहे, तो गहराई बढ़ने के साथ साथ दबाव बढ़ता जाता है। गहराई बढ़ने के साथ, इसलिए आपने अनुभव भी किया होगा, यदि कभी आप गहरे पानी में जाते हैं, जैसे आपने पानी में गए, आपके पैर के केवल पंजे डूब रहे हैं, तो आपको कम दबाव महसूस होगा। अगर आप घुटनों तक डूब गए तो ज्यादा दबाव महसूस होगा, और यदि यहां तक डूब गए तो आपके बहने की संभावना ज्यादा है। सही है? क्योंकि पानी जो है वो परतों में बहता है, और ये परतें लगातार जैसे जैसे गहराई बढ़ती है दबाव बढ़ता जाता है। और यही कारण है कि जो बांध है वो ऐसे बनाए, बांध की दीवारें देखें आप, बांध की दीवारें हमेशा ऊपर सकरी और नीचे चौड़ी बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर दबाव कम होता है और नीचे दबाव, इसी सिद्धांत के अनुसार, इसी सिद्धांत के, अरे क्लियर है? नंबर 2 पर आते हैं, ये कहलाती डी यानी डेंसिटी। डी यानी घनत्व, और घनत्व को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। और घनत्व यानी गाढ़ापन। गाढ़ापन, जो पदार्थ जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वो उतना ज्यादा दबाव डालेगा। ओके, जैसे अगर हम पानी ले लें, वो शहद ले लें, तो शहद ज्यादा दबाव, भले वो बहती कम है लेकिन दबाव ज्यादा डालेगी, जबकि पानी कम दबाव डालेगा। तो डेंसिटी के साथ बढ़ता गया। और ये है गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण जी। जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा वहां दबाव ज्यादा, जहां गुरुत्वाकर्षण कम वहां दबाव। ओके, तो क्या आपको ये बातें समझ में आ गई हैं या नहीं आ गई हैं? तो द्रवों के द्वारा लगाया गया दाब आपको समझ में आ गया? ओके, चलिए देखते हैं द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार पर अथवा तली के प्रति एक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाले दबाव को द्रव द्वारा लगाया गया दाब कहते हैं। ये देखें, P इज इक्वल टू H इंटू डी इंटू, नहीं बताया? बताया है। आगे देखते हैं पास्कल का दाब संबंधी नियम। देखिए जरा, प्रत्येक बिंदु पर समान दबाव डालता है, इसको छोड़ते हैं जब किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर बाह्य आरोपित किया जाता है तो यह बल बिना किसी क्षय के सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक सिद्धांत है, यानी पास्कल का सिद्धांत। जो जैसे आपने देखा होगा कि आपने लेक्टोमीटर सुना होगा, अभी हम बताएंगे आपको। लेक्टोमीटर घनत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है कि आखिर घनत्व क्या है, घनत्व कम हो गया है या घनत्व ज्यादा हो गया है। तो जो हाइड्रोलिक मशीनें हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। अभी आगे हम बता रहे तैरने का सिद्धांत। चलिए, हाँ, ये देखिए, ये कहलाता है तैरना। अब तैरना क्या है सुन लीजिए, कई बातों पर निर्भर करेगा। अच्छा, एक बात और, आपको घनत्व और आयतन याद है कि नहीं है याद? मैंने आपको बताया था यदि किसी चीज को कंप्रेस कर दिया जाए तो घनत्व बढ़ेगा। घनत्व बढ़ेगा। जब घनत्व बढ़ता है तो चीज गाढ़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है? घनत्व बढ़ने का मतलब डेंसिटी बढ़ना। लेकिन किसी चीज की डेंसिटी बढ़ती है तो आयतन घटता है। उल्टा, यदि आयतन बढ़े तो घनत्व घट। क्लियर है? ये आवाज में थोड़ी डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आया था क्या? आया था। हमने घनत्व और आयतन में रिलेशन बताया था। अब देखिए, तैरने के कई सारे सिद्धांत हैं। देखिए, पहले हम ये देखें
कि कोई वस्तु तैरते कैसे, देखिए ये कोई द्रव भरा है, क्या भरा है, ओके। तैरने का एक ही सिद्धांत को कई प्रकार से मॉडिफाई किया गया है। देखिए, जब कोई वस्तु हम किसी द्रव में डालते हैं, हाँ या ना, तो इस पर दो बल काम करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, ओके। तो आप देखिए, पहला बल काम करता है कि एक वस्तु का भार नीचे की ओर काम करेगा डुबोने के लिए, लेकिन इसका अपोजिट प्रतिक्रिया बल काम करेगा ऊपर की ओर, जो इसे कहां ढकेलेगा, हाँ या ना। अरे क्लियर है? बल कितने काम कर रहे हैं? दो। एक बल भार, दूसरा उत्प्लावन बल कहलाता है, तैरने वाला बल कहलाता है, और इसी बल के कारण वस्तु तैर सकती है, ओके। अब दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है कि यदि आपने कोई वस्तु डुबोई, आपने कोई वस्तु और उसका भार ज्यादा है, जबकि ये नीचे से लगने वाला बल कम, हाँ या ना, नीचे से लगने वाला बल, तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। कैसी हो जाएगी? अरे क्लियर है? ध्यान देना जरा बात को। यदि ऊपर से लगने वाला बल ज्यादा है, नीचे से लगने वाला बल, तो वस्तु, अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों, तो वस्तु आधी डूबी रहेगी और आधी बाहर निकली रहेगी। और अगर नीचे से लगने वाला बल ज्यादा है और ऊपर से लगने वाला बल, तो जैसे कोई कागज या थर्माकोल तैरता है बिल्कुल ऊपर, वस्तु पूरी की पूरी ऊपर ही रहेगी। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी आपने एक लाइन दोहराई थी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो फिर ये ज्यादा कम कैसे हो गया? ज्यादा कम कैसे हो? बराबर होना था, ये ज्यादा कम कैसे हो गया? तो आप याद रखिए, ये आया घनत्व और आयतन पर। देखें आपने क्या किया, आपने ये किया कि एक लोहे का गोला लिया, क्या लिया? ये लोहे का गोला लिया, आपने इसे पानी में छोड़ा, ओके। मान के चलिए ये 1 किलो का था। कितने का था? अब आपने पीट पीट करके इसे एक चादर बना दिया, मान के चलिए बहुत चौड़ी जहाज बना दी, और ये भी कितने किलो की है? अब 1 किलो का वजन ऊपर से आया, ओके, लेकिन नीचे पानी को केवल इतनी ही जगह थी, तो बल नहीं लग पाया। नीचे से 1 किलो का बल, क्योंकि आकार कैसा था? छोटा, छोटा सा गोला था। नीचे भार तो पूरा हो गया, लेकिन नीचे से बल लगाने के लिए जगह, आपने छोटी सी कील ले ली। क्या ले ली? अब कील का वजन भले कम है, लेकिन जितना वजन जा रहा है उतना नीचे से नहीं लग पा रहा। क्यों? क्योंकि उस वस्तु पर जगह ही नहीं है। लेकिन अब ये जहाज ले लो, अब ये जहाज जैसे ही तुमने पानी में छोड़ी, तो अब 1 किलो का वजन ऊपर से आया, लेकिन पानी को भी बल लगाने के लिए एक बड़ी जगह मिल गई, हाँ है ना। जैसे ही बड़ी जगह मिल गई, तो ऊपर से लगाया गया बल और नीचे से लगाया गया बल बराबर हो गया, नहीं हो गया? आप जहाज और चौड़ी कर दो, तो ऊपर से लगाया गया बल थोड़ा कम, और ये थोड़ा, जहाज और ऊपर हो गई। नहीं आ रही बात समझ में? तो अब बात काय बार आ गई। अब देखिए, आपने चीज को बड़ा कर दिया, आपने वस्तु को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, यानी आपने आयतन बढ़ा दिया। क्या कर दिया? तो अब एक बात और स्पष्ट हो गई कि यदि भार के अनुसार, भार के, अगर वस्तु का आयतन ज्यादा हो, तो वस्तु तैर जाएगी।
वस्तु, लेकिन भार, अब कील, छोटी सी कील है, भले उसका भार कम है, लेकिन भार के अकॉर्डिंग आयतन तो और कम है। नहीं आ रही बात समझ में? अब ये कई टनों का जहाज जिस पर हजारों लोग यात्रा कर रहे हैं, इसका वजन भले बहुत ज्यादा हो, लेकिन वजन के अकॉर्डिंग इसका आयतन और ज्यादा है। आयतन, अरे क्लियर है भाई? हम पानी में तैरने के लिए क्या करते हैं? जब पानी में तैरने के लिए कूदते हैं तो अपने हाथ पांव फैला लेते हैं। फैलाते क्यों है? ताकि हमारा आयतन बढ़ेगा तो हम तैर जाए। वजन नहीं घटा सकते हम, हमारा वजन जितना है उतना ही रहेगा। हम उसमें निकाल के फेंक तो सकते नहीं वजन को, लेकिन हम वजन के अकॉर्डिंग आयतन क्या कर लेते हैं? ओके, तो हम तैर जाते हैं। तो एक सिद्धांत क्लियर हो गया कि जिस वस्तु को तैरना है उसका आयतन उसके द्रव्यमान से ज्यादा होना, यानी आयतन ज्यादा होना चाहिए, यानी आयतन ज्यादा होना चाहिए को हम दूसरी भाषा में कह लें घनत्व कम होना, यानी जिस वस्तु को तैरना है उसका घनत्व कम होना। अरे क्लियर है? उल्टा, जिसमें तैरना है, जिसमें उसका घनत्व ज्यादा होना। जैसे पानी, पानी कम गाढ़ा है, बिल्कुल पतला है, आप पैर रखते ही डूब जाएंगे, पैर रखते ही। लेकिन वहीं कीचड़ भरा हो, कीचड़ बहुत गाढ़ा है, तो आप पैर रखते ही नहीं डूबेंगे, बल्कि धीरे 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 डूबेंगे। क्यों? क्योंकि गाढ़ी चीजों में तैरना आसान। अब तैरने का मतलब चलना नहीं होता। लोग कहेंगे सर कीचड़ में हम कहां भाग पाएंगे? तैरने का मतलब है ऊपर टंगे रहना। तो कीचड़ में आप ज्यादा देर तक ऊपर टंगे रह सकते हैं, लेकिन पानी में टंगे रह सकते क्या? तो जितनी सारी चीज ध्यान रखना, जिसमें तैरना है उसका घनत्व तो ज्यादा होना। ओके, और जिसे तैरना है उसका घनत्व तो, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? तो एक सिद्धांत बनता है तैरने का, सापेक्षिक घनत्व। क्या बनता है? सापेक्षिक घनत्व का मतलब होता है कि हम किसी वस्तु को डुबा रहे हैं, हाँ है ना? हम किसी वस्तु को डुबा रहे हैं, हमने देखा, मान के चलिए उसका घनत्व 10 है, उसका घनत्व, अरे क्लियर है? तो वस्तु का घनत्व बटे द्रव जिसमें डुबो रहे, इसका घनत्व, हाँ है ना? अरे क्लियर है? अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा? 1। कितना आएगा? यदि इन दोनों का घनत्व बराबर है तो वस्तु आधी निकली रहेगी, आधी नहीं आ रही बात सुन। अब देखिए, ऊपर वाले का है 8, नीचे वाले का है 10। ऊपर वाले का, नीचे वाले का अगर भाग दोगे तो एक बार भी भाग नहीं जाएगा, दशमलव में जाएगा, यानी इसका सापेक्षिक घनत्व आएगा 1 से कम, 1 से। और अब वस्तु अच्छे से तैरेगी, क्योंकि ऊपर का घनत्व कैसा है? कम है, नीचे का। अब जिसका घनत्व कम है वो आसानी से तैरेगी। उल्टा हो जाए, ऊपर का हो जाए 12, नीचे का हो जाए 10, अब क्या होगा? हमें आवाज नहीं आ रही? ओके, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व का यदि हम आंसर देखें तो 1 से ज्यादा आएगा, एक बार तो कंप्लीट भाग जाएगा। तो जब कभी परीक्षा में प्रश्न ऐसा आ जाए, देखें आप, देखें सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व हमने कहा 1, क्या कहा? दिमाग लगा लेना है कि उतना ही ऊपर आयता है घनत्व, उतना ही नीचे घनत्व इक्वल रहा होगा। वस्तु आधी डूबेगी, आधी। ओके, इनने का सापेक्षिक घनत्व 1 से कम, कम का मतलब है कि ऊपर कम रहा होगा, नीचे ज्यादा। तब तो आंसर कितना आया? 1 से। भैया बिल्कुल तय है, वस्तु तैरेगी नहीं तैरेगी? कोई ने कह दिया सापेक्षिक घनत्व 1 से ज्यादा, कब आंसर आएगा? ऊपर वाले का 15 हो गया, नीचे वाले का 10 हो गया, अरे वस्तु तय है, डूबेगी। ओके, तो आपको रटना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, अब देखें
तो एक बात क्लियर हो गई। पहली बात, तैरने का सिद्धांत घनत्व पर आधारित है। घनत्व यानी आयतन, दोनों सगे भाई हैं। पहला, अगर हम कहें कि बादल हवा में तैरते हैं, बादल हवा में, हमारा पहला आंसर होगा कि बादलों का आयतन ज्यादा है। बादलों का आयतन। हमारा दूसरा आंसर होगा, यदि ये ऑप्शन में नहीं आया, दूसरा आंसर आया, तो हमारा दूसरा आंसर आएगा कि बादलों का घनत्व हवा के घनत्व से कम है। हाँ या ना? हमारा तीसरा आंसर होगा कि बादलों द्वारा लगाया गया भार और उत्प्लावन बल, इन दोनों में उत्प्लावन बल ज्यादा है, इसलिए बादल तैरे। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? एक बात और, सामान्य तौर पर कहा जाता है कि अगर कोई वस्तु डुबोई जाए, अब सामान्य तौर पर बता रहे हैं हम, अगर कोई वस्तु डुबोई जाए तो कहा जाता है जैसे 1 किलो की है, अब इसका आकार कम है, आकार, तो ये पानी में जाएगी तो ये 1 किलो का भार नहीं हटा पाएगी। अगर सक्रिय है तो ये डूब जाएगी। अगर ये 1 किलो की है और ये इसका आकार इतना बड़ा है कि इसने 1 किलो का पानी वहां से हटा दिया, तो निश्चित तौर पर वस्तु तैर जाएगी। तो ये एक अगला सिद्धांत ये भी हो गया कि हमेशा तैरने का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि वस्तु द्वारा जो भार है उसके द्वारा हटाए गए भार के, वस्तु के भार के बराबर यदि पानी भी उतना ही भार का हटा दिया जाए तो वस्तु तैर जाएगी। अगर उतना पानी नहीं हटा पाती तो वस्तु डूब जाएगी। तो याद रखना, गाढ़े पानी में तैरना आसान है, इसलिए जो नदी का पानी है उसमें तैरना कठिन है, जबकि समुद्र के पानी में तैरना आसान। क्यों? जोर से बोलो रे। क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा है, जबकि नदी के पानी का घनत्व। ओके, अब बताइए, तैरने के सिद्धांत बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए, आर्किमिडीज, किसी वस्तु के द्रव में तैरने का गुण उत्प्लावन बल कहलाता है। यह 2 बलों पर कार्य करता है, वस्तु का भार और द्रव का उत्प्रेक्षी या उत्प्लावक बल। नहीं बताया था? भार और उत्प्लावक बल बिल्कुल क्लियर कराया हमने। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, ये पूरा चित्र बना हुआ है, ऊपर से बल लग रहा, नीचे से लग रहा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। डब्ल्यू, ये पढ़ते रहना, वही बात है, एक छोटा, एक ज्यादा है, एक कम। ठीक है, देखें, तैरने का सिद्धांत आयतन एवं घनत्व पर भी निर्भर नहीं बताया। देखे, पदार्थ के प्रति इकाई क्षेत्रफल उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम है। घनत्व को छोड़े आपेक्षिक घनत्व। हाँ देखो, आपेक्षिक घनत्व आ गया। क्या कहलाता है? द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व कहलाता है जब वस्तु का घनत्व, द्रव्य लिख गए, गलत, द्रव्य यानी वस्तु, यह लिखना था वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। द्रव्य यानी कहलाता पदार्थ, इसका कोई मात्रक नहीं है, हाइड्रोमीटर से नापा जाता है, हाइड्रोमीटर। ओके, हाँ, यही नापता है जो मैंने तैरने का सिद्धांत ना बना, सापेक्षिक घनत्व, कि जो वस्तु डूबी है उसका घनत्व कैसा है। हाँ या ना? तो इसी के द्वारा नापा जाता है। आपके जो हम दूध नापते हैं ना कि ये कैसा है, लैक्टोमीटर, तो हम ये ना पता करते हैं कि आखिर इसमें क्रीम कितनी है, इन दोनों में घनत्व में कितना अंतर है। समझ में आ रही बात? ओके, देखें, वस्तु का आयतन घनत्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आयतन और घनत्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते, उल्टे होते हैं। आयतन बढ़ने पर वस्तु का घनत्व, आयतन घटने पर घनत्व। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तब जिस वस्तु का घनत्व अधिक होता है उसमें तैरना आसान होता है, जिसका घनत्व ज्यादा है उसमें तैरना आसान है। ओके, लेकिन जिसे तैरना है उसका घनत्व कम होना। ओके, जिस वस्तु को तैरना है उसका घनत्व अर्थात आयतन क्या है। कील पानी में डूब जाती है, बादलों का हवा में तैरना नहीं बताया था, सापेक्षिक घनत्व नहीं बताया हमने। जो तैर रही है वस्तु उसका घनत्व और जिसमें तैर रही है उसका घनत्व। देखे, यहां देखें, सापेक्षिक घनत्व 1,
स्थिर, आधी ऊपर आधी। सापेक्षिक घनत्व एक से ज्यादा, एक से ज्यादा माने ऊपर ज्यादा नीचे कम, वस्तु। अरे क्लियर है? सापेक्षिक घनत्व एक से कम, है ना? वस्तु। ईमानदारी बताइए, कोई डाउट है? ये सारा का सारा क्लियर हो चुका है और एग्जाम में ऐसे ही आता है। देखें, पानी का घनत्व और आयतन। अब देखो हमारी बात बहुत ध्यान से। दुनिया की कोई भी वस्तु ले लो आप, कोई भी वस्तु, उसको गर्म करो तो वो फैलती है, ठंडा करो तो सिकुड़ती है, है ना? यानी हम अपनी भाषा में कहें कि गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, फैलता है, यानी आयतन बढ़ता है। गर्म करने पर आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ता है इन द सेंस घनत्व घटता है। अगर हम ठंडा करेंगे तो आयतन घटता है, यानी घनत्व। कोई डाउट है? 10 सेकंड के अंदर खुद से कहो, हमने कहा क्या है? गर्म करने पर क्या होगा? आयतन, यानी घनत्व। ओके। और अगर ठंडा करेंगे तो? क्लियर है? लेकिन पानी दुनिया में एक विलक्षण चीज है। क्या होता है पानी में? पानी को यदि लिया जाए, इसको आप गर्म करो, क्या करो? हाँ या ना? गर्म करो तो ये भाप बन जाती है, और भाप बन जाती है माने आयतन बढ़ जाता है। ओके। जब आप इसे ठंडा करते हो तो भी ये फैल जाता है। आप जो बर्फ का टुकड़ा कभी पानी में डालना, डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि इसका आयतन जमने के बाद ज्यादा हो जाता है। देखो, नीचे पानी है, ऊपर बर्फ है, ये भी पानी है, ये भी पानी है, लेकिन जमने के बाद इसका आयतन क्या हो गया? बढ़ गया, इसलिए वो डूब नहीं रहा। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? आपने घर में, जिनके घर में फ्रिज है, आपने एक बात देखी हो कि अगर आप कोई गिलास में, कोई बोतल में पानी भरते हैं ठंडा करने के लिए, तो आप उसे थोड़ा खाली रखते हैं, क्योंकि अगर ये जम जाए तो ये फैलेगा, तो कहीं बोतल टूट ना जाए। तो हमें एक बात पता चल गई कि गर्म करने पर भी फैलता है, ठंडा करने पर भी, यानी यहां भी आयतन बढ़ता है और यहां भी आयतन। अरे क्लियर है? उल्टा कहें, जब आयतन बढ़ता है यानी घनत्व घटता है, डेंसिटी घटती है, और यहां पर आयतन बढ़ता है यानी घनत्व। क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, तो आखिर ऐसा कोई तो बिंदु होगा जहां से बढ़ना चालू होगा, जहां से बढ़ना चालू होगा। तो ये डिग्री है 4 डिग्री। क्या है ये? अरे क्लियर है? ये 4 डिग्री है। वो 4 डिग्री पर पानी का आयतन सबसे कम, फिर यहां पर ज्यादा, यहां पर ज्यादा। नहीं आ रही बात समझ? 4 डिग्री पर पानी का आयतन सबसे कम होता है, फिर 4 डिग्री के आगे जाओगे तो आयतन बढ़ेगा, 4 डिग्री से कम पर जाओगे तब भी आयतन। अरे क्लियर? रटना नहीं रे, समझना। ओके। थक गए हो? बीमार हो गए हो? खिंच के बैठो बिल्कुल। 4 डिग्री पर आयतन सबसे कम। अरे कम ही रहेगा तब तो बढ़ेगा, यहां पर भी बढ़ेगा। देखना, यहां ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब यहां सबसे नीचे है। नहीं आ रही बात सुन? अब उल्टा घनत्व, घनत्व तो क्या हो रहा? घट रहा, यहां पर भी, यानी यहां सबसे ज्यादा, यहां सबसे। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा होता है। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि कितने डिग्री पर पानी का आयतन सबसे कम होता है? 4। कई बार आता है 4 डिग्री पर पानी का
आयतन सबसे कम, आयतन सबसे ज्यादा, घनत्व सबसे कम, घनत्व सबसे ज्यादा। तो याद रखना, डाउट में नहीं आ जाना। 4 डिग्री पर आयतन, क्योंकि आयतन दोनों तरफ बढ़ेगा यानी कम, आयतन बढ़ेगा यानी घनत्व घटेगा, घनत्व घटेगा यानी यहां सबसे ज्यादा। ठीक है, देखें वही चीज, प्रत्येक वस्तु द्रव को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है, तथा वस्तु पदार्थ को ठंडा करने पर आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है। परंतु पानी एक ऐसा विलक्षण द्रव है जो गर्म करने पर भी फैलता है और ठंडा करने पर भी फैलता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक तथा आयतन सबसे कम होता है। इस ताप से अधिक गर्म करने पर पूरी कहानी क्लियर है, मैं बता चुका आपको, नहीं बताया। अब देखो, बर्नौली के प्रमेय द्रवों के लिए था, जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब अधिक होता है। चलिए, जहां पानी ज्यादा बहेगा, चलिए ये टॉपिक क्लियर। बोर तो नहीं हो रहे हम लोग? ये देखें अब, पृष्ठ तनाव। अब हमारी बात सुने, पृष्ठ तनाव भी एक प्रकार का बल है। पृष्ठ माने ऊपर का आकार, किसी भी चीज का पृष्ठ देखें हम तो पृष्ठ कहलाता है ऊपर का आकार। सही है? कोई प्रॉब्लम बेटा आप लोगों को? बेंच में दिक्कत आ रही? चलो बेटा बैग उस तरफ कर लो, ऐसा काम किया करो अपने कारण किसी को दिक्कत ना है। हाँ, अब देखें, हमने कहा पृष्ठ माने ऊपर का आकार, तनाव यानी टेंशन। तनाव का मतलब होता है खिंचाव, और खिंचाव का ही कारण आता है बल के कारण। का ही कारण? अरे क्लियर है? अब देखिए, हमने फिर वही तृतीय नियम, दुनिया में प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सही है? तो हम क्या करते हैं कि जब किसी द्रव को हम फैलाते हैं, लुढ़का देते हैं, गिरा देते हैं, हाँ है ना, तो वो द्रव फैलने का प्रयास करता है। लेकिन फिर हम एक बात कहेंगे कि एक बल लगेगा फैलाने के लिए, तो एक बल लगेगा कि ये ना फैले। नहीं आ रही बात समझ? अब आपने एक बात देखी होगी, अगर आप यहां पर हमें पानी की एक बूंद लें, वो पानी की बूंद यहां पर रख दें, तो कायदे से तो ये बूंद बनना ही नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं बनना चाहिए थी? क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि ये तो पानी है, इसे जमीन पर फैल जाना चाहिए। फिर भी ये पानी की बूंद बन गई है। भाई यहां से उठी है, यहां से उठी, आखिर ये फैल क्यों नहीं रही है? तो दुनिया का प्रत्येक द्रव, दुनिया का अपने आप में चाहता है कि हम कम से कम आकार प्राप्त कर लें। एक बल लगाता है कि अपना पृष्ठ यानी अपना आकार यानी अपना आयतन कम से कम कर लें। सुन रहे हो? अपना आकार कम से, अरे क्लियर है? तो ये क्रिया कहलाती है पृष्ठ तनाव। क्या कहलाती है? याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव हमेशा घनत्व पर निर्भर करता है। फिर वही बात, घनत्व और आयतन। घनत्व, जिन पदार्थों का घनत्व जितना ज्यादा होगा, जैसे अब पानी की बूंद रखोगे, पानी को लुढ़काओगे तो ज्यादा लुढ़क जाएगा, खिंचाव कम लगेगा। लेकिन यहीं शहद डाल दो तो, यहीं पर शहद डाल दो तो क्या होगा? शहद कम लुढ़केगी, जबकि सकोड़ने का खिंचाव ज्यादा रहे, इसलिए शहद ज्यादा लुढ़कती नहीं है। आया ना? कारण क्या है? शहद गाढ़ी है, शहद का घनत्व ज्यादा। एक बात क्लियर हो गई कि जिनका घनत्व ज्यादा है उनमें पृष्ठ तनाव ज्यादा है, जिनका घनत्व ज्यादा है उनका पृष्ठ तनाव ओके, और जिनका पृष्ठ तनाव ज्यादा है वो कम लुढ़केंगे, वो अपने आप को सिकोड़ लेंगे। हाँ या ना? अरे क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? पक्का? तो अब आप देखें, पृष्ठ तनाव हमेशा घनत्व और आयतन पर निर्भर है।
अब कोई कहे स्वच्छ पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा है या समुद्र के जल का? समुद्र के जल का पृष्ठ तनाव, क्योंकि ये बात तो हमने अभी पढ़ी थी कि समुद्र का पानी ज्यादा गाढ़ा है, क्योंकि समुद्र के पानी में ज्यादा पदार्थ मिले हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक बिल्कुल साफ पानी लिया, साफ, और एक पानी लिया जिसमें आपने या तो नमक घोल दिया है या शक्कर, और एक पानी आपने लिया जिसमें आपने तेल घोल दिया है। क्या घोल दिया? तेल घोल दिया है। सही है? अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखे आप, हमने इन तीनों में देखा तो आप बिल्कुल नॉर्मली कह देंगे कि सर ये पानी साफ है, कम गाढ़ा है, इसमें आपने नमक मिला दिया तो निश्चित तौर पर गाढ़ा हो गया होगा, चाहे शक्कर मिलाई हो तब भी। अरे क्लियर है? इसमें आपने तेल मिला दिया। अब आप डाउट में आ गए इन दोनों में कि समझ में नहीं आ रहा कि पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा या पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अब देखें, जब हम की अशुद्धि, अशुद्धि का मतलब केवल खराब पदार्थ नहीं, अशुद्धि का मतलब होता है कोई दूसरा पदार्थ मिलाना। साइंस में अगर आपने पानी में नमक मिला दिया तब भी हम उसे अशुद्धि ही कहेंगे। शुद्ध माने केवल पानी, और अशुद्ध पानी यानी जो दूसरे पदार्थ मिले। अगर हम पानी में या किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाएं, और ऐसी अशुद्धि मिलाएं जो घुलनशील है, क्या है? उसमें घुल जाती है, मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव, क्योंकि पदार्थ गाढ़ा हो जाता है। आप पानी में शक्कर डालिए, पानी गाढ़ा हो जाएगा। पानी गाढ़ा होगा यानी घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा यानी पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। पृष्ठ तनाव, अरे क्लियर है? वहीं पर यदि आप तेल मिला रहे हैं तो तेल एक अघुलनशील पदार्थ है। क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही है? ओके, अघुलनशील पदार्थ है, तो अघुलनशील पदार्थ होने के कारण ये पृष्ठ तनाव को घटा देता है। नहीं आ रही बात? सुनिए, एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी द्रव में घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर क्या पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। उदाहरण याद कर लेना, शक्कर मिला दे, नमक मिला दे, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। पृष्ठ तनाव क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पदार्थ गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन तेल में पानी मिलाओ, पानी में तेल मिलाओ तो ना पानी गाढ़ा होगा ना तेल, क्योंकि एक्चुअली ये मिक्स ही नहीं होते। तो हमने कहा आपसे कि अगर हम अशुद्धि मिलाएं लेकिन अघुलनशील मिलाएं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देख लो आप। देखो, पृष्ठ तनाव कहते हैं, ये सब चीजें हो गई। अब आते हैं पृष्ठ तनाव, फिर वही बात, बल, लंबाई, लंबाई को कम करने वाला बल। देखो, इसको भी न्यूटन में नापा जाता है। द्रव में अत्यंत घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव, यदि उसमें अघुलनशील अशुद्धि मिलाई जाए तो पृष्ठ तनाव, अरे क्लियर है? जल में एल्कोहल मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव, क्योंकि जल और एल्कोहल घुलनशील नहीं है, जल और एल्कोहल घुलनशील। पृष्ठ तनाव घनत्व पर भी निर्भर करता है, बता चुके। पृष्ठ तनाव का पर निर्भर है, घनत्व तो ज्यादा तो पृष्ठ तनाव, घनत्व तो कम तो पृष्ठ तनाव। ओके, इसलिए नदी की अपेक्षा समुद्र के पानी का पृष्ठ तनाव, हाँ या ना? अच्छा एक बात और, अब किसी ने हमसे कहा कि पानी, आपको नदी में तैरना उतना आसान नहीं है जितना समुद्र के पानी में तैरना आसान है। अब इसके दो आंसर देंगे आप। पहला आंसर देंगे क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व तो ज्यादा है, इसलिए उसमें तैरना आसान है। ये पहले वाले की टाइप का था, लेकिन घनत्व पर आंसर नहीं आया। तो अब आप अगला आंसर देंगे कि चूंकि समुद्र के पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा है इसलिए उसमें तैरना आसान है।
नहीं आ रही बात समझ? क्योंकि घनत्व और पृष्ठ तनाव सगे भाई हैं। क्या हैं? ओके। अब देखें कुछ उदाहरण। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम क्यों हो जाता है? कम ताप बढ़ाया, हमने उसको टेम्परेचर दिया, आयतन 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 बढ़ा, घनत्व घटा। और घनत्व पृष्ठ तनाव क्या है? सगे भाई। घनत्व घट गया तो पृष्ठ तनाव। सीधी बात। आप चाशनी है, चाशनी गाढ़ी है, आपने गर्म कर दी, पतली हो गई तो फैलेगी। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है। यही कारण है कि आप गर्म भोजन करते हैं, गर्म सूप पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं तो आपको स्वाद बढ़िया आता है। क्यों? क्योंकि वो गर्म पदार्थ पतले होते हैं और आपकी जीभ में पाई जाने वाली दरारों में हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन वही भोजन आप ठंडा करो तो ठंडा भोजन गाढ़ा होता है और वो जीभ की हर कोने में नहीं पहुंच पाता। एक बात आपने एक बात देखियो, कई बार हमारी मम्मी कहने लगती है कि यार कपड़े अच्छे नहीं धुल रहे, गर्म पानी कर लो, गर्म पानी में ये दाग धुल जाएगा। कारण क्या है? कारण ये कि ठंडे पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है और वो उन दरारों में नहीं घुस पाता जहां मैल है। जबकि पानी को क्या कर दिया जाए? गर्म। गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो आसानी से उन दरारों में भी घुस जाता है। एक बात और, आप साबुन इस्तेमाल करते हो कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए आप साबुन इस्तेमाल करते हो। दोनों साबुनों में एक विशेषता देखी होगी, वो पदार्थ मैल धोने वाले तो होते ही हैं, कीटाणु धोने वाले होते वो अलग है, लेकिन दोनों साबुनों में हम लोग उस साबुन को अच्छा कहते हैं जिसमें झाग अच्छा है। हम उस साबुन को बेहतर साबुन कहते हैं। अगर कई साबुन आपने देखा होगा, रगड़ो कितनों झाग ही नहीं आ रहा, पर फेंको, नहीं कहते। कारण क्या है? झाग जितना ज्यादा आएगा तो झाग आने का मतलब है कि वो पानी को पतला कर रहा है, यानी पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर। अब मंजन करते हो, ब्रश करते हो, अब जितने लोग भी करते हो वो जान जाएंगे। आप मंजन करते हो, टूथपेस्ट करते हो, आप जितनी बार ब्रश रगड़ते हो उतनी बार झाग आता है। इस झाग का काम क्या है? इस झाग का काम है आपके पानी के पृष्ठ तनाव को कम करना, ताकि आपके दांतों में जो बारीक स्थान है वहां पर भी पानी घुस जाए और वहां से गंदगी अलग। नहीं आ रही बात से? आ रही है? ठीक है। साबुन, टूथपेस्ट, सारी चीजें हो गई। पानी की बूंद का बनना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। पतली सुई पानी पर तैर जाती है, कई बार पानी गाढ़ा होता है। हाँ, अब देखना जरा, हमने कोई भी कई चीजें कही, हमने चाशनी ली, अच्छी गाढ़ी है, हमने उस पर एक लोहे की पतली कील डाल दी। अब चाशनी में कील जो है वो नहीं डूबी। कितने आंसर थे इसके? पहला आंसर था कि कील का यहां पर आयतन वेट की अपेक्षा ज्यादा है। दूसरा, नीचे यदि देखा जाए तो उसका घनत्व ज्यादा है। तीसरा, अब सापेक्षिक घनत्व बोल दो, सापेक्षिक घनत्व 1 से कम है। हाँ या ना? चौथा आंसर बोल दो, चाशनी का पृष्ठ तनाव ज्यादा है। इतने सारे आंसर हो सकते हैं। अब देखना यह है कि आपके पेपर में कौन सा आ रहा। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है। आयतन के कारण वस्तु तैरती है, घनत्व के कारण वस्तु तैरती है, उत्प्लावन बल के कारण वस्तु तैरती है, हटाए गए द्रव की मात्रा के कारण वस्तु तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण वस्तु। अरे क्लियर है? देखें, नदी, समुद्र, पानी का जहाज नदी में तैर रहा हो तो लगता है जैसे धंसा है, वो जो समुद्र में जाता है तो लगता है उठा है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि वहां का पृष्ठ तनाव ज्यादा है। हाँ, एक बात और, आपने सुना होगा नालियों में यदि पानी भर जाए तो मच्छर होने लगते हैं। नालियों के पानी में ही मच्छर क्यों होते हैं भाई? तालाब साफ हो तालाब, ये पानी आपकी बाल्टी में बिल्कुल साफ भरा हो, उसमें मच्छर क्यों नहीं हो जाते तुरंत? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम है और उस पर मच्छर बैठेगा और डूब जाएगा। लेकिन यदि वही पानी कई दिनों से गंदा है तो गंदा पानी, फिर वही बात, गंदा पानी गाढ़ा, पृष्ठ तनाव ज्यादा। अब वो गाढ़ा हो गया है, चाशनी की तरह हो गया है, अब उस पर मच्छर बैठते हैं तो डूबते।
क्योंकि वो गाढ़ा है। उस पर मच्छर अंडे देते हैं तो और बच्चे होते हैं। अब या तो वो पानी हटा दिया जाए, नहीं हटा पाए पानी, जैसे नाली का पानी पूरा का पूरा तो हम हटा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, उसमें मिट्टी तेल डाल देते हैं। मिट्टी तेल से होता कुछ नहीं, मिट्टी तेल और पानी एक अघुलनशील अशुद्धि है। कैसी है? तो अब क्या होगा, अघुलनशील अशुद्धि है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। कम होगा तो जो मच्छर अभी नहीं डूब रहे थे अब डूब जाएंगे, और डूब जाएंगे तो सारा परिवार खत्म उनका। और जब परिवार खत्म तो मच्छर खत्म। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? चलिए, ये चीजें आपके एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती है। केशिकत्व, इसको हम सेकेंडरी मैटर पर बता रहे हैं। पहले इसके पहले केशिकत्व के पहले हमें पढ़ना है श्यानता, विस्कोसिटी। देखें आप, ये विस्कोसिटी क्या है? अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि पानी परतों में बहता है, और केवल पानी नहीं, दुनिया का प्रत्येक द्रव ऐसे बहता है जैसे कोई एक प्लेट ऊपर सरक रही हो, एक प्लेट नीचे सरक रही हो, यानी एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट सरकती है। और यही कारण है, आपको ध्यान दिया हो, अभी अपन ने पढ़ा था H, D और G, याद है? हाइट बढ़ने के साथ साथ प्रेशर, गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ता है, हाँ है ना? ये पानी या दुनिया का कोई भी द्रव ऐसे बहता है जैसे हम सपोज करें कि बर्फ की सिल्ली, सिल्ली समझते हो ना? बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े एक दूसरे पर क्या हो रहे हो, सरक रहे हो। यानी इसे हम इस तरीके से सोच सकते हैं, इस तरीके से सोच सकते हैं कि पानी की एक लेयर ये है, ये बह रही है, एक दूसरी लेयर ये है, एक तीसरी लेयर ये है, एक चौथी लेयर, ये अलग अलग लेयर है। सही है? जब किसी चीज को किसी चीज पर रगड़ा जाता है, सरकाया जाता है, तो उनके बीच में लगता है घर्षण बल। क्या लगता है? क्योंकि हमने जड़त्व का नियम पढ़ा है, हमने तृतीय नियम पढ़ा कि एक बल लग रहा है चलने के लिए, तो दूसरा बल लग रहा है रोकने के लिए। तो इनकी परतों के बीच गति विरोधी बल लगता है, और उसे कहते हैं श्यानता, या उसी बल को कहते हैं विस्कोसिटी। नहीं आ रही बात समझ में? लगने वाले बल को श्यान बल कहते हैं, और जितना ज्यादा ये बल लगता है उसे कहते हैं श्यान बल। तो अब एक बात हमें समझ में आ गई कि हम उस बल की बात कर रहे हैं जो लुढ़कने का विरोध कर रहा, लुढ़कने का, यानी एक बात तय है, जो ज्यादा लुढ़केगा उसमें श्यानता कम कहलाई, जो कम लुढ़क रहा है उसमें श्यानता ज्यादा कहलाई। नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? जो ज्यादा लुढ़क रहा है उसमें श्यानता कम है, हाँ या ना? और जिसमें जो ज्यादा लुढ़क रहा है श्यानता कम है, जो कम लुढ़क रहा है श्यानता, ओके। फिर वही पीछे पहुंच गए, लुढ़कना और ना लुढ़कना, ज्यादा बहना कम बहना घनत्व पर निर्भर है। जिनका घनत्व ज्यादा है वो कम बहते हैं, जिनका घनत्व कम है वो, मतलब जिनका घनत्व ज्यादा है उनकी श्यानता ज्यादा है, उनकी, अरे क्लियर है? और जिनका घनत्व कम है, अब घनत्व और पृष्ठ तनाव बिल्कुल सगे भाई थे, जिनका घनत्व ज्यादा उनका पृष्ठ तनाव ज्यादा, ओके। तो अब जब घनत्व और पृष्ठ तनाव सगे भाई, तो अब पृष्ठ तनाव और श्यानता सगे भाई हो गए। जिनका पृष्ठ तनाव ज्यादा उनकी श्यानता ज्यादा, जिनका पृष्ठ तनाव कम उनकी। अब देखो, अब और एक टॉपिक बढ़ गया। हमने कहा कि यदि हम समुद्र के पानी में, तो समुद्र का पानी कहीं लुढ़का दें, बहा दें, और नदी का पानी बहा दें, तो नदी का पानी ज्यादा जल्दी बह जाता है समुद्र के पानी की अपेक्षा। कारण, पहला कारण आया घनत्व, समुद्र के पानी का घनत्व, लेकिन ऑप्शन में घनत्व नहीं आया। अब क्या करें? तो हमने दूसरा ऑप्शन दिया पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव भी नहीं आया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? नहीं आ रही बात समझ में?
समुद्र के पानी की शांता ज्यादा है, जबकि नदी के पानी की शांता नहीं आ रही। बस आ रही है? अरे क्लियर है? तो क्या आपको द्रवों में लगने वाले ये 3 दाब, ये 3 बल समझ में आए? पृष्ठ तनाव और शांता, पृष्ठ तनाव, और हमने पढ़ा आज घनत्व, हमने पढ़ा आज आयतन। नहीं पढ़ा है? बोर हो गए आप लोग? ये चीजें एक ही बैठक में समझ में आती हैं। अब आप सोचिए, अगर हम एक दिन पृष्ठ तनाव पढ़ते और एक दिन शांता पढ़ते, आप पढ़ तो लेते, लेकिन क्या रिलेशन बिठा पाते? फिर वही बात, तैरने का सिद्धांत। अब तैरने का सिद्धांत को या तो वजन पे लाओ, या सापेक्षिक घनत्व पे लाओ, या आयतन पे लाओ, या पृष्ठ तनाव पे लाओ, नहीं तो घनत्व पे लाओ, नहीं तो शांता पे लाओ। आए ना? और अब हमारे लिए क्लियर है, चाहे तुम शांता पे पूछ लो सो हम बता देंगे, तुम पृष्ठ तनाव पे पूछ लो सो हम बता। अब कोई कह दे कि झाग देने वाले साबुन से कपड़े आसानी से धुल जाते हैं, रट्टू तोता ने रट लिया है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का ऑप्शन नहीं आया। सुन रहे हो? तो हम होते तो कहते कि चूंकि साबुन पानी का घनत्व तो कम कर देता है, क्योंकि हाँ पता है, चाहे तो पृष्ठ तनाव पे बात कर लो, चाहे घनत्व कर लो, घनत्व भी नहीं आया, हम शांता पे कह देंगे। क्या कह देंगे? शांता पे कह देंगे। क्या कह देंगे? कि साबुन का झाग शांता को घटा देता है, शांता को, इसलिए आसानी से कपड़े धुल जाते हैं। नहीं आ रही बात समझ? अब वही चीजें, क्योंकि पेपर बनाने वाला जानता है कि अगर तुम रट्टू तोता हो तो ये कई चीज रट के आए होगे। तुमने रट लिया कि टूथब्रश से आप जो झाग पैदा करते हैं, आप पृष्ठ तनाव पृष्ठ रटे हैं। अरे नहीं आया पृष्ठ तनाव तो घनत्व पे कह दो, घनत्व नहीं आया, आयतन पे कह दो, आयतन नहीं आया, आप शांता पे कह दो। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर कुछ भी आ जाए आपसे बनेगा। ओके, कोई डाउट है? अब देखो, आप एक टॉपिक हम पीछे छोड़ दो। अब ये शांता, द्रव की किन्हीं 2 क्रमागत परतों के बीच लगने वाले बल को शांता कहते हैं। ये गति विरोधी बल है जो इसके गति का विरोध करता है, इसलिए जो पदार्थ कम बहते हैं उनकी शांता ज्यादा, जो पदार्थ ज्यादा बहते हैं उनकी शांता कम। अब भाई कम कौन बहते हैं? जिनका घनत्व तो ज्यादा है। ओके, देखें, इसे नापा जाता पॉइज में। काय में? शांता को पॉइज में नापा जाता है। देखो, आप बहता है तो उसकी परतों के बीच सारी कहानी वही, एक आई पॉइज है। शांता केवल द्रवों में पाई जाती है, वह गैसों में जो बहती हैं चीजें। ठोस बहता नहीं है तो ठोस में शांता नहीं पाई जाती है, क्योंकि ठोस बहता ही नहीं है। लेकिन द्रव और गैस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, द्रवों और गैसों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पेपर में आती है वो सुन लें आप। द्रवों में शांता पाई जाती है क्योंकि द्रव बहते हैं, हवाओं में भी पाई जाती है, गैसों में क्योंकि वो भी बहते हैं। अंतर क्या है? अगर आप दोनों चीजों को गर्म कर दें, आप इधर द्रव को गर्म कर दें, आप इधर, तो याद रखना, द्रवों को गर्म करने पर, द्रवों को गर्म करने पर द्रवों की शांता कम हो जाती है, यानी द्रव ज्यादा बहने लगते हैं। चाशनी को गर्म करोगे, लेकिन हवाओं में क्या होता है? हवाओं में क्या होता है, जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर की गैस आपने गर्म कर दी तो ये फैल जाएगी, लेकिन अंदर की जगह जो है, अब ये गैस डबल हो गई, तो अब अंदर जगह कम बची, तो इनमें घर्षण ज्यादा होगा। घर्षण, तो गैसों में एक बात उल्टी होती है कि गैसों को गर्म करने पर उनकी शांता बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी परतों के बीच घर्षण ज्यादा होने लगता है। ओके, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट एग्जाम में आने लायक है कि द्रवों में गर्म करने पर शांता कम हो जाती है, लेकिन गैसों को गर्म करने पर शांता का सामान्यतः तो गाढ़पन शांता कण अणुओं के बीच। हाँ, अब अपन को ससंजक बल और असंजक बल पढ़ना है। द्रवों की अपेक्षा गैसों में शांता बहुत कम होती है,
द्रवों की ताप वृद्धि होने पर उनकी श्यानता घटती है, जबकि गैसों का ताप बढ़ाने पर उनकी श्यानता बढ़ती है। श्यानता के उदाहरण जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़, हाँ एक बात, आपने बाल्टी का पानी घुमाया, पानी छोड़ दिया, धीरे धीरे करके वो पानी घूमते 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 आराम से रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि उसकी परतों के बीच क्या लग रहा? घर्षण, और घर्षण लगते लगते आराम से वो पानी रुक जाए। वो भी काय का उदाहरण है? शांत। काय का? जल की शांतता वायु से अधिक होती है, इसलिए जल की अपेक्षा वायु अधिक बहती है। वायु जल्दी बह जाएगी, पानी उतना तेज नहीं बह सकता। हवा चल करके एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाएगी, पानी को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने में टाइम लगेगा। तो श्यानता किसकी ज्यादा है? पानी। श्यानता किसकी ज्यादा है? श्यानता किसकी कम है? वायु ज्यादा बह रही है, जो ज्यादा बहता है उसकी श्यानता कम। देखें श्यानता के उदाहरण, ये सारी चीजें, द्रव की श्यानता ये अधिक कम, सारा हमने चैप्टर क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ताप बढ़ने पर एक आदर्श द्रव की श्यानता 0 होती है। श्यानता गुणांक इनको छोड़िए, अब सीधा आते हैं अपन, एक बीच में टॉपिक छोड़ के आए हैं अभी अपन, और उसका नाम है केशिकत्व, कैपिलरिटी। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब। ये देखें, ये देखें, आज ये टॉपिक बिल्कुल खत्म कर देंगे अपन। इसलिए आपने एक बात देखी हो शायद, अब देखिए यहां पर कोई प्रचार करने का काम तो है नहीं, सब अपने स्टूडेंट बैठे हैं। आपने एक बात देखी हो कि आपका टॉपिक यदि हम लेकर चलते हैं तो आपकी क्लास एक बार शुरू होने पर बिल्कुल कम से कम 60 से 70 मिनट तक कोई ब्रेक नहीं आता, ताकि आपका टाइम यूज हो सके। देखिए आप ईमानदारी बताएं, कई सारे बच्चे आते हैं, आप कई बाहर गांव से आते हैं, उनका किराया लगता है, अगर आप मोटरसाइकिल से भी आते हैं तो आपका पेट्रोल लगता है। भगवान की दया से 96 का पेट्रोल भी हो गया है, तो लगता है ऐसा कि गाड़ी में खून डल जाए तो डाल दे रहे, बस पेट्रोल बच जाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है वो भी देश हित में है, राष्ट्रभक्ति में है, अपन बुराई नहीं कर सकते, नहीं तो अपन देशद्रोही हो जाएंगे। चलो भैया जितने का भी डलवा रहे डलवाओ, देशभक्ति करो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति अपन जानते हैं, एक दिन का आना बहुत महंगा पड़ता है, एक दिन का आना बहुत महंगा पड़ता है। अगर हम आ गए हैं तो बढ़िया यूज करें उस चीज को। बहुत सारे लोग एक दूसरे को बताते नहीं है, सच पूछा जाए तो वक्त आने पर 100 रुपए की कीमत पता चल जाती है। आपके घर में जिस दिन आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए और पापा के पास 100 का नोट ना हो, क्योंकि हमारे पापा भी कोई कुबेर तो है नहीं भाई, उनकी भी एक लिमिटेड कमाई है। कभी कभी ऐसा होता घर में पता चला 100 का नोट नहीं, उसी दिन रिश्तेदार आ गए, और आप बिलीव करिए आपके साथी, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार मना करने में भी मौका नहीं चूकते। बाकी टाइम अरे अटके तो बता दियो, हम तो हैं। और अगर किसी दिन गले की फांस लग गई, रिश्तेदार आ गए, अरे यार अब भाई तो हमने उनको दे दिया। तो ये सारी चीजें, इसलिए ये सब बातें तो खैर हंसी मजाक की हैं, लेकिन अगर हम यहां तक आए हैं तो आसानी से नहीं आए हैं, उसमें हमारा बहुत सारा पैसा व्यय हुआ है, चाहे गाड़ी का पेट्रोल हो, चाहे किराया हो, चाहे जैसे भी हम क्लास तक पहुंचे हैं, बहुत पैसा लगाकर पहुंचे हैं। यूज होना चाहिए। जरा खिंच के बैठ जाओ, तुम्हें खर्चा भी बता दिया कि यहां तक कैसे पहुंचे, अब भी नहीं सचेत हो रहे। देखे केशिकत्व क्या होता है? पानी में या कोई भी द्रव में एक विशेषता पाई जाती है कि अगर उसे पतली नली में संपर्क में लाया जाए, संपर्क में, और वो नली इतनी पतली हो, उसका व्यास बहुत कम हो, बिल्कुल पतली नली, तो आप जैसे ही टच करोगे उसमें वो द्रव ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो नली में पानी ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाएगा। देखे ये ऑटोमेटिक क्लिक कैसे हो गया? देखे, और इसी गुण को हम कहते हैं केशिकत्व या कैपिलरी फोर्स। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाता है। और यही कारण है, जैसे आप बाती जलाते हैं, आप दिया में बाती जलाते हो तो उसमें जो पानी चढ़ता है, सॉरी तेल चढ़ता है, जो वो तेल चढ़ने का मुख्य रीजन क्या है? केशिकत्व। क्योंकि जो धागे होते हैं उसमें जो मतलब रुई में जो धागे होते हैं, उनके अंदर एक बारीक सी जगह होती है। सुन रहे हो? तो अब जैसे पानी का देखें, हम पेड़ों में पानी का चलना, तो अंदर जो पानी के पेड़ों के अंदर जो नसें पाई जाती हैं,
जो ऊतक पाए जाते हैं उनके अंदर भी ऐसी ट्यूब बनी होती है, सक्रिय ट्यूब बनी होती है, और इस केशिकत्व के कारण पानी कहां चला जाता है? ओके, तो अच्छा एक बात और, आपने एक बात देखी होगी कि खेतों में किसान जुताई करने के बाद, बुवाई करने के बाद जब पानी गिरता है, छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि किसान खुरपी से निंदाई करता है। उसे हम कहते हैं निंदाई गुड़ाई करना। ज्यादातर किसान बैठे आप लोग जानते होंगे। उसके दो रीजन है। एक पहला रीजन तो ये है, पहला रीजन ये है कि वहां पर कुछ अननेसेसरी पौधे उगाते हैं फसल के साथ, तो उनको खुरपी से अलग कर दिया जाता है, पहला। दूसरी बात क्या होती है, जब पानी गिरता है तो पानी गिरने के साथ जमीन में एक दरार के साथ पानी कहां चला जाता है? अंदर। लेकिन जब पानी बंद हो जाता है गिरना, तो ये एक नली का काम करने लगती है, तो जमीन का पानी कहां आने लगता है? बाहर, ऑटोमेटिक बाहर आने लगता है। और इससे पौधे के सड़ने का डर रहता है। अगर अननेसेसरी पानी ऊपर आ गया तो पौधा सड़ जाएगा, अतः खुरपी से इस नली को तोड़ दिया जाता है, और नली टूट जाती है तो नीचे का पानी ऊपर नहीं आता। तो क्या केशिकत्व आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया है। तो पानी में, सॉरी, पेड़ों में पानी का चढ़ना केशिकत्व, बातियों में तेल का चढ़ना केशिकत्व। ओके, चलिए, तो केशिकत्व से संबंधित कोई चीज आती है तो आपसे बनेगी। अब जो इंपोर्टेंट मैटर आ रहा है वो आ रहा है असंजक बल और ससंजक बल। लेकिन इसके लिए मुझे 2 मिनट के लिए आप पानी पीने का टाइम देंगे, तो हम असंजक बल, ससंजक बल, और अभी हम आपको पढ़ाएंगे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय। और यहां आकर के हमारा टोटल जो बल वाला लेसन है वो ओवरऑल खत्म। ठीक है? चलिए, आपका गणित का भी एक लेसन, थोड़ा सा लेसन बचा हुआ घातांक वाला, हाँ है ना? उसको भी जल्दी से खत्म करना है। चलिए, पानी पी करके हम आ रहे, तब तक आप बढ़िया रिलैक्स हो लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो लीजिए। देवी,
चलिए बेटा, एक बात याद रखिए, मैं रोज एक बात को 4 बार टोकता हूं, पढ़ाई युद्ध स्तर पर। दिमाग में सिलेक्शन वाली पढ़ाई रखना, कोर्स खत्म करने वाली पढ़ाई नहीं रखना दिमाग में। जितने लड़के पढ़ते हैं उनके 80% से ज्यादा लड़के ये सोचते हैं हमारा कोर्स खत्म होने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। सुन रहे हो? अगर आपने उसे इंप्लीमेंट में नहीं लाया, कोई भी चीज आप पढ़े हैं आपने कंप्लीट नहीं करी, तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं। इसलिए जो भी चीजें खत्म होती जाए, जैसे गणित में आप देख रहे हैं लगभग 3 लेसन खत्म होने को जा रहे, कंप्लीट होना चाहिए। आप रीजनिंग की चिंता नहीं करना, जितनी देर हम ये पढ़ा रहे हैं जीके और मैथ्स, अगर इतनी देर रीजनिंग लगा दी तो एक दिन में 2 लेसन खत्म हो जाएंगे। एक दिन में 2 लेसन, क्यों? क्योंकि वो इतनी देर के नहीं है। ओके, बस आप सहयोग करिए, 2-2 ढाई घंटे। और एक बात, अपने 2-2.5 घंटे मतलब है आप आजमा लेना, आप अदर क्लासेस चले जाना, आप बिल्कुल उस चीज का डेमो लेके आना। जो लोग नई क्लासेस खुलती हैं या अदर जगह, आप जाना कि 60 मिनट उनकी एवरेज क्या है। अपनी नॉन स्टॉप गाड़ी है, अपन लोग 1-1.25 घंटे से पहले रुकते नहीं, और एक ब्रेक होने के बाद अगले कम से कम 1 घंटे नहीं रुकते। तो अपनी एवरेज जो आती है वो लगभग 4 घंटे की आती है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा बढ़िया सहयोग करना। अब देखें, हमारा टॉपिक है असंजक बल और ससंजक बल। इसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। ये है क्या, इसका बेस समझ लो आप। क्या होता है, हमने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको याद हो, कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। बना है? ये एक पदार्थ है, ये अणुओं से मिलकर बना है, ठीक है? और ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, और ये अणुओं से मिलकर बना है। एक बात। दूसरी बात, ये परमाणुओं की चर्चा यहां मत करना, क्योंकि परमाणु अणु के अंदर है। परमाणु अणु के अंदर है, हमें परमाणु से मतलब नहीं। अभी परमाणु से मतलब नहीं, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब परमाणु से मतलब होगा। नहीं तो एक बच्चे ने पिछली बार हम पढ़ा रहे थे, बोले सर आप कह रहे हो कि ये अलग अलग हैं। हमने कहा H2O हाइड्रो, वो H2O वगैरह का मैटर अलग है, ये कमरा है। अब ये अणु केवल पानी का है, अब इसके अंदर क्या क्या है वो मैटर केमिस्ट्री का। हमने तो आपका घर गिना है। जैसे मान के चलिए वोटर लिस्ट बन रही है या गांव की गिनती हो रही है, तो गांव की गिनती में हमने आपका मकान गिना, आपका मकान 1। अब आपके मकान के अंदर कितने कमरे हैं हमें इससे लेना देना, 10 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, वो कमरे हैं परमाणु, हमें उनसे लेना देना। हम तो गांव के मकान, 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान, ये गिन रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि अणुओं के बीच एक बल लगता है, अंतर अणु बल, और यही जब बहुत ज्यादा लगता है तो हम इसे कहते हैं कि ये ठोस है। क्या है? अगर ये कमजोर लगता है तो ये द्रव है, और कमजोर लगता है ये गैस है। सही है? अब देखिए, ये कोई एक पदार्थ है, मान लीजिए ये पानी है, ये कांच है। अब जरूरी नहीं अब कांच मानो, ये पानी है, ये एल्कोहल है, ये पानी है, ये शक्कर है। अरे क्लियर है? ये तेल है, ये शक्कर है। कुछ भी, दुनिया में हर चीज पदार्थ है। दुनिया में हर चीज क्या है? ये दीवार है, ये पेन है, ये स्क्रीन है, ये पेन। हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर ये स्क्रीन है ये, तो इसके अणु जो हैं वो अणु केवल स्क्रीन के अणु हैं, या पानी के, ये पानी का अणु, 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 और इनके बीच एक बल लग रहा है, अंतर अणुक बल। क्या लग रहा है? जो ये तय करेगा कि ये ठोस है, द्रव है, या एक दूसरा पदार्थ है,
ये इनके बीच भी अंतरण। अब ये दोनों पदार्थ आपस में सटे, जुड़े, जोड़ गए। हमने ये स्क्रीन थी, कांच था, कांच में हमने ये पेन सटाया। अब हुआ क्या, कांच के अणु और हमारे पेन के अणु पास पास आए, लेकिन जैसे ही हमने पेन हाथ हटाया, पेन धड़ाम से कहां गिरा? क्यों धड़ाम से नीचे गिरा? क्योंकि इन दोनों के बीच जो बल लग रहा था, माने इस पदार्थ के बीच जो बल लग रहा था, तो एक ही पदार्थ के जो पदार्थों के बीच बल लगता है उसे कहते हैं ससंजक। तो इनमें आपस में ससंजक है, तो इनमें भी आपस में ससंजक है। पक्का? इनमें आपस में ससंजक है, इनमें आपस में। लेकिन जब एक अलग दूसरा अलग, ये दो पास में आए अलग अलग, तो इन दोनों के बीच लगेगा असंजक। क्या लगेगा? अरे क्लियर है? क्या लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? अब अगर ये असंजक बल ज्यादा, असंजक बल ज्यादा हो गया, ससंजक की बजाय असंजक ज्यादा, तो ये चिपक जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर ससंजक ज्यादा, असंजक कम, नहीं चिपके। नहीं आ रही बात? हम एक कांच में पारा भरते हैं, आप देखोगे कांच पर पानी डालोगे थोड़ा थोड़ा छप जाएगा, लेकिन कांच पर आप थर्मामीटर में देखो, पारा, पारा जब नीचे उतरता है तो सफाई से उतरता है, कहीं कोई धब्बा नहीं, कहीं कोई चिपका नहीं, ऐसा तो नहीं आता छप गया चिपक गया। क्यों? क्योंकि अगर ये पारा है तो पारा पारा के बीच ससंजक, ये कांच की नली है, कांच और कांच के बीच ससंजक। जब पारा और कांच सटे तो हमने कहा इनका असंजक बल कम है, असंजक बल नहीं चिपकता, और असंजक बल का हो जाता है ज्यादा। ये हमने पेन चिपकाया, पेन चिपकाया नहीं चिपका, यहां क्यूफिक्स लगा दी, फेविकॉल लगा दी, कोई चिपकाने वाला पदार्थ लगा दिया, अब लगाया चिपक गया। क्यों? क्योंकि अब असंजक बल ज्यादा हो गया। और उदाहरण सुन लो, हमने पानी में शक्कर घोली, घुल गई। क्यों घुल गई? क्योंकि पानी का और शक्कर का जो आपस में, पानी पानी का ससंजक, शक्कर शक्कर का ससंजक से ज्यादा हो गया असंजक, इसलिए वो घुल गए। लेकिन पानी में तेल घोला, नहीं घुले। क्यों नहीं घुले? क्योंकि पानी का ससंजक और तेल का ससंजक ये ज्यादा थे, बल्कि तेल और पानी का असंजक बल कम। अब आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? तो किसी चीज का चिपकना, असंजक बल पर असंजक ज्यादा होगा तो चिपक जाएगी। नहीं आ रही बात समझ? अभी हमने बाती में पानी का पड़ना, पानी का ऊपर चढ़ना, तेल का ऊपर चढ़ना सुना था। उसका एक कारण था केशिकत्व। क्या था? लेकिन दूसरा कारण है ससंजक बल। जब पानी ऊपर चढ़ता है कहां? पेड़ में, तो ये क्या करता है कि पानी का एक अणु दूसरे अणु को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को पकड़े रहता है। और जब पानी पानी को पकड़े तो ससंजक, पानी पानी को पकड़े तो ससंजक बल के कारण, काय के कारण? ससंजक बल के कारण ये पानी कहां चढ़ जाता है? ऊपर। तो बातियों में तेल का चढ़ना, बातियों में पानी का चढ़ना, पेड़ में पानी का चढ़ना, ये दो बलों के कारण संभव है। एक केशिकत्व और दूसरा ससंजक बल। क्या? असंजक नहीं। लेकिन दीवार पर कागज चिपकाना है और आपने फेविकॉल लगा दी, असंजक बल। क्या? तो किसी चीज का घुल जाना, जैसे मान के चलिए कोई दीवार मोम की बनी है, ये प्लास्टिक है एक, हम कहते हैं हमारी बरसाती है, हमारे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर पानी डाला,
पानी रपट कर नीचे नहीं गीली हुई, प्लास्टिक गीली नहीं हुई, कारण असंजक बल कम है। असंजक बल, कोई मिट्टी में पानी डाला, गीली हो गई, अब आगे बात समझ में? ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है? ठीक, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था, क्योंकि ऑप्शन जो हैं वो हमेशा बदल बदल करके आएंगे। देखो आप, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक कहते हैं। अब ये क्लियर, बिल्कुल कहानी क्लियर है। मुझे तो लगता है कि आप बिल्कुल इस चीज में अब समय बर्बाद ना करें, तो ये हमारा काम कंप्लीट है। देखो, पानी कांच को भिगो देता है, कारण ससंजक बल कम और असंजक बल ज्यादा है। ठीक, ससंजक बल असंजक बल से कम है, ससंजक कम है, असंजक ज्यादा। हम मोम को नहीं भिगा, पानी मोम को नहीं भिगा पाता, कारण, बस अब कहानी पूरी समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये सार लिख दिया यहां हमने, ससंजक बल अधिक मिक्स नहीं होगा, ससंजक बल अधिक मिक्स होगा। ठीक है।